सभी साथियों को राम राम। जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग जो है हमारी ये बिल्कुल प्लेलिस्ट चली हुई है, जिसके अंदर जो है HSSC लास्ट 5 ईयर के जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इसके जो है 14 पार्ट जो है आ चुके हैं। आज जो हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे जो है 15वां भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कितने पार्ट आ चुके हैं? इससे पहले जो है 14 पार्ट आ चुके हैं। तो अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको वो सारे पार्ट जो हैं देखने चाहिए। स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इनके अंदर कवर की जा रही है। बाकी सारी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे। अभी जो है बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया हरियाणा में कितने PM श्री स्कूल खुलेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ का है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन से जो है ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर आपको मिलेंगे? ये जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है ना, इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट आती है, इकोनॉमिक सर्वे या फिर ये जो बजट आता है ना, उसके अंदर जो है ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अभी जो है 2024-25 की इकोनॉमिक रिपोर्ट और जो 2025-26 वाला जो बजट है उसी के आधार पर जो है इन डाटा में चेंजेस होता रहता है। तो पुराने वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए जो है ऐड किया गया है। ठीक है, अभी जो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है वो आपके एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट वीडियो दे दूंगा और बजट वाला भी जो है कंप्लीट वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये पुराना डाटा है, इस हिसाब से 238 PM श्री स्कूल जो है खुलने वाले थे हरियाणा के अंदर। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी जो है करंट अफेयर से ही रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, CMIE के अनुसार जनवरी 2023 में हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो ये 2023 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो 37.4%। ये खबर जो है हाईलाइट हुई थी, अखबार के अंदर भी जो है ये खबर आई थी। और बेरोजगारी में जो है कौन से नंबर पर था भारत? मतलब बेरोजगारी में हरियाणा, ये इस समय की बात कर रहा हूं जनवरी 2023 की, हरियाणा पूरे भारत में पहले नंबर पर था। ठीक है, ठीक है, अभी डाटा चेंज हो गया होगा क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अंदर 2024-25 और 25-26 वाले में देखेंगे कि क्या प्रोसेस रही है, अभी ये घट गया होगा। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा परेशान होने वाली आपको चीज़ नहीं है। CMI के बारे में मैं आपको जरूर बता देता हूँ। CMIE इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी जा सकती है। वैसे तो ये एक इंडिया जीके से रिलेटेड है, फिर भी आ गया है तो हम जो है जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग। ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना जो है इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। 1976 में इसकी स्थापना किसने की थी? नरोत्तम शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, नरोत्तम शाह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? CMI की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, बस आपको मेरे लिए इतना सा काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, बस इतना सा काम आप मेरे लिए कर दीजिएगा। इतना मोटिवेशन सिर्फ आप मुझे कर दीजिएगा, बाकी जो आपके लिए जितना भी जरूरी होगा वो मैं आपके लिए डेफिनेटली करूँगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, क्योंकि जब आप ये सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जान रहे हैं ना, तो इससे पहले आपको जानना चाहिए आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना जो है 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की थी। ठीक है, बंबई में स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी आर्य समाज की। और ये जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, ये पुस्तक भी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। इनकी कुछ और पुस्तकें हैं वो जरूर देखिएगा, जरूरी नहीं है हर बार जो है आपसे ये स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पूछेगा। हालांकि ये ही जो बुक है मोस्टली SSC के एग्जामों में, रेलवे के एग्जामों में और जो है
हरियाणा के एग्जामों में सत्यार्थ प्रकाश ही पुस्तक जो है पूछी जाती है, बट मेरा सजेशन है एक दो पुस्तक और आप याद रखिएगा, क्या पता जो है पूछ ले अगली बार, ठीक है। ये सत्यार्थ पुस्तक इनका नाम है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, 1 सेकेंड। तो सत्यार्थ पुस्तक इनका नाम है, ठीक है। एक संस्कार विधि जो है एक पुस्तक का नाम है, क्या हो गया ये, ठीक है। एक ऋग्वेद भाषी जो है इनकी पुस्तक का नाम है, एक ऋग्वेद भाष्य है, एक यजुर्वेद भाष्य है। ये इनके इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है दयानंद सरस्वती की हैं, इनको भी जरूर याद रखिएगा, क्या पता जो है अगली बार चेंज करके कुछ और नया पूछ ले, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर होगी होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पंडित जसराज कहाँ से हैं, पंडित जसराज का जन्म जो है हिसार में हुआ था, इनका जन्म हिसार में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म के बारे में मैं डिटेल से प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आपको प्रीवियस वीडियो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि कुछ जानकारी जरूरी नहीं है कि हर वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कुछ जानकारी जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में अब इस क्वेश्चन के बारे में, पंडित जसराज के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बता चुका हूं, कब इनका जन्म हुआ था, कब जो है कहाँ इनका जन्म हुआ था और वर्तमान में वो जगह कहाँ पर है। इतना बता देता हूं, इनका जन्म हिसार के अंदर हुआ था और वर्तमान में, माफ कीजिएगा, पीली मंदोरी में हुआ था, ठीक है। हिसार के पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, पीली मंदोरी। लेकिन ये पीली मंदोरी वर्तमान में अब कहां पर आता है, तो वर्तमान में ये फतेहाबाद के अंतर्गत आता है, ठीक है, फतेहाबाद के अंतर्गत आता है। ये जानकारी याद रखना, इसीलिए प्रीवियस वीडियो देखनी बेहद जरूरी है। जोहराबाई कहां से संबंधित है, तो जोहराबाई जो है अंबाला से संबंधित है और कल्लन खान जो है रेवाड़ी से संबंधित है। तो आइए मैच कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा और सी का जो है बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है आपको मैच द फॉलोइंग करने होंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात किया गया है। अभी हम यहाँ पे इन वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में बेसिक डिटेल जानेंगे। जब हम हरियाणा जी के टॉपिक वाइज करना स्टार्ट करेंगे तो तब जो है डिटेल से इन जो अभ्यारण्य है इनके बारे में डिटेल से जान लेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, वन्य जीव, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर अवस्थित है, ये हरियाणा के जो है सिरसा जिले के अंदर अवस्थित है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है, ये झज्जर के अंदर अवस्थित है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है, ये रेवाड़ी के अंदर अवस्थित है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है, तो ये यमुनानगर के अंदर अवस्थित है, ठीक है, यमुनानगर, ठीक है। ये चीजें आप याद रखना, डिटेल से नीचे लिखी गई है इसी क्वेश्चन के अंदर, डोंट वरी, उसको भी मैं दिखाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिंडावास वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये अपनी सुंदर झील के लिए जो है फेमस है। चलिए आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले अबूब शहर के बारे में जान लेते हैं। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये हरियाणा के सिरसा जिले में अवस्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है, अबूब शहर ही है। और आप याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वो भी कौन सा है, वो भी जो है सिरसा ही हो जाएगा। और ये जो अभ्यारण्य है अबूब शहर वन्य अभ्यारण्य 30 जनवरी 1987 को जो है आधिकारिक तौर पर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये भी आप याद रखना, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है आधिकारिक तौर पर जो है 30 जनवरी 1987 को जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया था। अब भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर लेते हैं। झज्जर जिले में ये अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 3 जून 2009 को जो है इसको एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो है स्थापित किया गया था। ये भी चीज आप याद रखना, भी पूछा जा सकता है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था, 3 जून 2009 को जो है इसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। तीसरे की बात करें नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिलेगा। ये रेवाड़ी जिले में अवस्थित है। 1987 में जो है अभ्यारण्य घोषित होने से पहले इस क्षेत्र का प्रबंधन कौन करता था, आरक्षित वन के रूप में जो है इसका जो है
रख रखाव जो है किया जाता था। याद रखना, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है रेवाड़ी जिले में अवस्थित है और इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 1987 में जो है इसको घोषित किया गया था। अब इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे पहले आपको याद रखना है यमुनानगर जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और जैव विविधता के बाद जो है इसको 8 दिसंबर 2003 को जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। अब राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं हरियाणा के अंदर? 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो कालेसर हो जाएगा और एक सुल्तानपुर हो जाएगा। ठीक है, सुल्तानपुर कहां पर अवस्थित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब यहां पे देख लेना, हरियाणा में 2 रामसर स्थल भी है भाई। ठीक है, हरियाणा में 2 रामसर स्थल है। कौन सा है? एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और एक भिंडावास हो जाएगा। ठीक है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही रामसर स्थल है हरियाणा के अंदर। और इन दोनों ही रामसर स्थल का जो दर्जा है वो कब मिला था? 14 अगस्त 2021 को। ठीक है, 14 अगस्त 2021 को जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को, इन दोनों को ही जो है रामसर स्थल का दर्जा मिला था 14 अगस्त 2021 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। इन चारों जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है ना हरियाणा के, इनके बारे में बेसिक डिटेल जो है मैंने यहाँ पे आपको सारी बता दी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो पीडीएफ है ये वन टाइम नहीं है, ऑल टाइम ये पीडीएफ आपके साथ कैरी करने योग्य है, क्योंकि ये जो डिटेल है ना ये एक साथ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आप कहीं भी चेक कर लेना। ठीक है, इसीलिए ये नया इनिशिएटिव मैं लेके आया हूँ ताकि आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और ना ही ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो, डिफरेंट जो है बुक आपको बाय करनी पड़े। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? तो 6 में बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात क्या हो जाएगा? तो 8:9 हो जाएगा। ठीक है, 8:9 1000 के ऊपर है। ठीक है, 8:9 हरियाणा का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। और 8 माफ कीजिएगा, और ये जो हरियाणा का वो क्या बोलते हैं उसको, साक्षरता प्रतिशत कितना है? साक्षरता दर कहाँ लिख देता हूँ? यहीं लिख देता हूँ, साक्षरता हरियाणा की कितनी है? तो हरियाणा की साक्षरता है 75% जो है हरियाणा की साक्षरता हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जनगणना के बारे में बताऊं तो ये जनगणना की जो स्थापना है कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। ठीक है, 1872 में पहली जनगणना हुई थी मायो के समय में। ठीक है, लेकिन ये नियमित नहीं थी। नियमित जनगणना कब हुई थी? नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। ठीक है, किसके समय में हुई थी? रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, रिपन, लॉर्ड रिपन के समय में ये हुई थी। और कुल 2011 की जनगणना तक जो है कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो कुल जनगणना जो है 15 जनगणनाएं हो चुकी है। ठीक है, 15वीं जनगणना 2011 वाले थी। और आज़ादी के बाद में बात करूँ तो आज़ादी के बाद ये कौन सी जनगणना थी? आज़ादी के बाद 2011 वाली जनगणना जो है 7वीं जनगणना थी। ये बेसिक जानकारी जो है आपको याद रखनी होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। मैंने एक 2011 का जो फाइनल डाटा सेंसस है ना, जो भारत के रिगार्डिंग है उसका कंप्लीट वीडियो बना दिया है। एक हरियाणा का जरूर बना दूंगा, हरियाणा के रिगार्डिंग भी, हरियाणा का जितना इंपॉर्टेंट सेंसस रहेगा, साक्षरता दर होगी, जनसंख्या प्रतिशत होगी, सब कुछ जो है मैं उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। इसकी भी जो है एक वीडियो आपको बहुत जल्दी बना के दे दूंगा। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है भाई, इनको भी फॉलो कर लेना। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मेन रोल रहने वाला है वो टेलीग्राम का रहने वाला है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी वीडियोस की जितनी भी बिल्कुल फ्री पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल को जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो है आप ज्वाइन कर लेना। बाकी ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है और ये फेसबुक है, इनको भी जो है आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा था? तो इनका कार्यकाल जो है लगभग 10 महीनों का रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान के जो राज्यपाल है कोई बता सकता है कौन है वर्तमान राज्यपाल? इनसे पहले कौन थे? ये बंडारू दत्तात्रेय थे। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब ये चेंज हो गए भाई, कभी आप पुराना वाला याद रखो। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय अब चेंज हो गया। वर्तमान में कौन है आइए दिखा देता हूं, असीम कुमार घोष जी हैं वर्तमान में। ठीक है, ये आप याद रखना, असीम कुमार जो घोष हैं ये हरियाणा के नए राज्यपाल हैं। ठीक है, ये 2024 में जो है इनको शपथ दिलाई गई है। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। असीम कुमार घोष जो है हरियाणा के नए राज्यपाल है। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। 23 दिसंबर 1965 को भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया था? तो सरदार हुकुम सिंह समिति की
सरदार हुकुम सिंह समिति का जो है ये गठन किया गया था 23 दिसंबर 1965 को। भारत सरकार ने पंजाब के विभाजन का अध्ययन करने के लिए ना, तो ये किसकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया था? सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 1803 में जो है हरियाणा अंग्रेजों के नियंत्रण में आया, ठीक है। उसके बाद 1832 में जो है ये किसके नियंत्रण में आया? पश्चिमी प्रांत के नियंत्रण में आया, ठीक है। पश्चिमी प्रांत कौन सा? वर्तमान में जो आप यूपी देख रहे हैं ना, यूपी के नियंत्रण में आ गया था 1832 में। उसके बाद 1858 में ये किसके नियंत्रण में आया? 1858 में ये नियंत्रण में आया पंजाब के नियंत्रण में, ठीक है। उसके बाद जो है ये 23 दिसंबर 1965 को आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद ये जो है सरदार हुकुम सिंह समिति बनाई गई। उसके बाद जो है सीमा निर्धारण करने के लिए जो है जेसी शाह आयोग बनाया गया, और इन दोनों के फलस्वरूप जो है 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा 17वां राज्य जो है बनकर उभर कर आया था पंजाब प्रांत के अंदर से, ठीक है। ये भाषाई आधार पर जो है अलग डिफरेंट किया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको जो है डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ पे देखो लिखा गया 23 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए संसदीय समिति शाह आयोग का जो है गठन किया था। सरदार हुकुम सिंह समिति का गठन 23 सितंबर 1965 को हुआ था। जेसी शाह आयोग जो है 23 अप्रैल 1966 को गठित किया गया था, और इसकी सीमाओं का निर्धारण कब हुआ था? 31 मई 1966 को जो है सीमाओं का निर्धारण हुआ था। उसके बाद जो है 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा का उदय हो गया था, 17वां राज्य जो है हरियाणा बन गया था, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हरियाणा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? हरियाणा भारत के उत्तरी क्षेत्र का एक राज्य है जिसमें 23 जिले हैं, तो यही कथन जो है गलत हो जाएगा। तो हरियाणा में 23 जिले नहीं है मेरे भाई, हरियाणा में 22 जिले हैं, ठीक है। ये आप याद रखना। जो लेटेस्ट जिला बनाया गया था वो चरखी दादरी बनाया गया था भिवानी से निकलकर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। यह देश का 17वां सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के उत्तर में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में पश्चिम में राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये कथन भी सही हो जाएगा। और क्या कहा गया है? यमुना नदी उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा बनाती है, तो ये कथन भी जो है राइट हो जाएगा। तो इस कथन का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी और डी यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा ये रहा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना हरियाणा के कहां कहां जिलों में की गई थी? तो कौन कौन से जिलों में की गई थी? एक तो फरीदाबाद जिलों में की गई थी और एक कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। कहीं कहीं आपको हिसार देखने को मिलेगा, बट मैं डेफिनेटली जो हरियाणा पर्यावरण न्यायालय है ना उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर चुका हूं, ये फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र ही राइट आंसर है, ठीक है। पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना हरियाणा के फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र जिलों में की गई थी। ऑफिशियल डाटा हरियाणा गवर्नमेंट के डाटा से जो है मैं वेरीफाई करके ले आया हूं। डोंट वरी, आपको जो है डाउट करने या फिर सर्च करने की जरूरत नहीं है। राइट ऑप्शन फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र ही होगा, ठीक है। हालांकि इनका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो मुझे नहीं मिला ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो याद रखना ये जो पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना है ये हरियाणा के फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में जो है की गई थी। प्राचीन काल के अंदर जो है हरियाणा राज्य किस अन्य नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्म प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मश्री प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मा की उत्तरवेदी हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को जो है इन तीनों ही नामों से जो है जाना जाता था, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक और शेयर कर देना। बस इतना सा काम जो है आप कर देना, लाइक और शेयर जो है आप जरूर कर देना, ठीक है। और बाकी इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद जो है आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि भाई इतने ये जो टोटल क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ इनमें से कितने क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल करेक्ट जो है ठीक कर पा रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं इनमें से कौन सा थाल के आकार का खाल में मड़ा हुआ वाद्य यंत्र है? थाल के आकार का जो हमारी थाली होती है ना, थाली गोलाई में जो थाली होती है जिसमें हम रोटी खाते हैं, उसी के आकार का जो है एक वाद्य यंत्र होता है जो खाल से मड़ा होता है। जो खाल होती है ना, खाल उससे मड़ा हुआ होता है। तो कौन सा होता है ये डफली होती है भाई, ठीक है। डफली जो है ये थाल के आकार की होती है और ये जो है खाल से मड़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है। एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से बजाते हैं ना डफली, वही वाली डफली, ठीक है।
बाकी ये जो ढोल है, ढोल आप सभी ने देखा होगा भाई, ये गले में टांग के जो है दोनों तरफ से बजाते हैं, वो वाला ढोल है। नगाड़ा भी अलग हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन याद रखना, इंडिया जीके का मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार पूछा जाता है, क्या पता हरियाणा में भी पूछ लिया जाए, अभी तक तो नहीं पूछा गया। ये पूछा गया है, अकबर जो था ना, महान अकबर, ये एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। अकबर जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? ठीक है, तो ये कौन सा बजाता था? नगाड़ा बजाता था भाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ताशा भी जो है अलग हो जाएगा। चलिए चलते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे देखिए, इनका जो है डिटेल से दे दिया गया। ढोल कैसा होता है? ढोल जो है एक बड़ा बेलनानुमाकार जो है दो मुखी वाद्य यंत्र होता है। मतलब ढोल को जो है दोनों तरफ से बजा सकते हैं। देखा ना आपने, गले में टांग लेते हैं, दोनों तरफ से जो है बजाते हैं, और ये बेलनाकार का होता है। नगाड़ा की बात करूं तो आधा गोल होता है। ठीक है, गोल मटोल होता है, और आकार का ढोल, मतलब ढोल जैसा ही होता है, आधा गोल मटोल। ठीक है, आधा गोल होता है ये। ठीक है, उसके बाद डफली की बात करूँ तो डफली आपको पता ही है, थाल के आकार का एक तरफ चमड़ा मड़ा हुआ वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो खाल मड़ी हुई होती है ना, वो चमड़े की चमड़ा होता है ना, चमड़ा जो जानवरों से निकाली जाती है, उसी का जो है मड़ा हुआ खाल होती है। ठीक है, थाल के आकार, थाली के आकार का ये होता है, डफली इसको बोला जाता है। ताशा क्या होता है? ताशा धातु या लकड़ी का छोटा ड्रम नुमा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो ये जो ताशा बनता है ना, ये किससे बनता है? धातु या फिर लकड़ी का छोटा ड्रम नुमा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर होगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, हरियाणा हरिहर योजना, हरियाणा हरिहर योजना 2023 अनाथ बच्चों के लिए हरियाणा सरकार की एक योजना है। ये क्या प्रदान करती है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो हरियाणा हरिहर योजना है ना, ये कब शुरू की गई थी? 2023 में जो है इसको शुरू किया गया था। और उद्देश्य क्या था? अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए जो है ये योजना बनाई गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, हरिहर योजना। और ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, कोई करंट अफेयर के रिगार्डिंग 2022-23 में पूछा भी गया था कि हरियाणा हरिहर योजना जो है किससे संबंधित है। वहां पे ऑप्शन दिया गया था अनाथ बच्चों के लिए, तो वहां पे आपको यही जो है टिक मार्क करना था। इसीलिए देखिए, सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। हरियाणा हरिहर योजना कब शुरू की गई? 2023 में शुरू की गई। किसके लिए है योजना? अनाथ बच्चों के लिए योजना है। ठीक है, अब ये योजना जो है क्या प्रोवाइड करवाती है अनाथ बच्चों को? तो ये योजना जो है प्रोवाइड क्या करवाती है, तो आइए देख लेते हैं। मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवाती है, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाती है, नौकरियां प्रोवाइड करवाती है, मुफ्त मतलब ब्याज मुफ्त जो है आवास ऋण जो है ये प्रोवाइड करवाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो सभी जो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए ना, सभी करेक्ट हो जाएगा। सभी जो है ये प्रोवाइड करवाती है हरियाणा हरिहर योजना 2023 अनाथ बच्चों को। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखी गई है, याद करवाने के लिए ही ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? तो हरियाणा सरकार की एक योजना है जिसका नाम है हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023। इसके अंतर्गत जो है ये जो योजना है हरियाणा सरकार की, हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023। तो ये याद रखना, हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023 को शुरू की गई थी। इसका मेन फोकस क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर महिला प्रार्थी को 7% वार्षिक ब्याज दर पर ₹2 लाख का ऋण जो है ये पा सकती है महिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है, माफ कीजिएगा बी हो जाएगा इसका, ये गलत बता गया यार मैं, सॉरी, बी इसका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए है भाई ये जो योजना है। ठीक है, अनुसूचित जाति की जो महिला होती है उनको 5% वार्षिक ब्याज दर पर ₹60,000 तक का जो है ऋण, यानी कि जो है क्या बोलते हैं, ऋण को जो लोन होता है ना, वो जो है प्राप्त हो सकता है। और ये कौन सी जो है कैटेगरी की महिलाओं के लिए? ये अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए जो है ये योजना हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023 हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया बसंतपुर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, एक जो बसंतपुर गांव है ना, बसंतपुर गांव, अगर आप गूगल पे फाउंड आउट करेंगे ना बसंतपुर गांव, आपको 2 मिलेंगे। कहां कहां मिलेंगे? एक तो मिलेगा आपको यमुनानगर के अंदर, ठीक है, यमुनानगर के अंदर, और एक आपको मिलेगा फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर। अब आपको बताता हूं चूज कैसे करना है। राइट आंसर जो है इसका यमुनानगर है, यमुनानगर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब यमुनानगर क्यों इसको मानता है? क्योंकि हरियाणा का जो गवर्नमेंट पोर्टल है या फिर हरियाणा सरकार की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है ना, उसके अंदर जो है ये यमुनानगर को ही मेंशन किया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है
ठीक है। नेचर वाइज भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है हरियाणा की गवर्नमेंट वेबसाइट पर यमुनानगर को जो है मेंशन किया गया है, बसंतपुर जिले को। ठीक है, बसंतपुर जो है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है, तो इसी को जो है हरी HSSC जो है बिल्कुल सही मानती है। अगर फॉर एग्जांपल आपको यमुनानगर ना दिखे और फरीदाबाद दिख जाए और ऑप्शन में आपको मिल जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं ही ऑप्शन चूज करेंगे, फरीदाबाद नहीं चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि HSSC जो ऑफिशियल आंसर मानती है वो यमुनानगर को मानती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, तो ये है खेदड़ हिसार के अंदर अवस्थित है। ठीक है, इसके अंदर दो इकाई है 600 मेगावाट की। ठीक है, 600 मेगावाट की दो इकाई। ठीक है, पहली इकाई कब शुरू लगाई गई थी, 2010 में लगाई गई थी। दूसरी इकाई कब लगाई गई थी, 2011 में लगाई गई थी। ये आप याद रखेंगे। अभी एक करंट अफेयर से क्वेश्चन बताने वाला हूं इसी से रिलेटेड, ये चीज जरूर याद रखिएगा। जून 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ताप विद्युत संयंत्र में 800 मेगावाट की इकाई, एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई के निर्माण की योजना की घोषणा की है। देखिए ये चीज आपको याद होगी, कौन सी चीज आपको याद होगी मैं बता देता हूं। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद है, खेदड़ हिसार के अंदर अवस्थित है। यह भी चीज आपको याद होगी, मैं मान सकता हूं कि 600 मेगावाट की दो इकाई है। पहली जो इकाई है वो 2010 में लगाई गई थी, दूसरी मेगावाट इकाई 2011 में लगाई गई। अब आपको इंपॉर्टेंट लाइन क्या याद रखनी है, आपको इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखनी है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र में 800 मेगावाट की एक नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई का निर्माण की योजना की घोषणा कब की थी, तो जून 2024 में जो है इसकी घोषणा की थी। या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र में जो है कितने मेगावाट की एक नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई के निर्माण की घोषणा की है, जून 2024 में। तो आपको याद रखना है 800 मेगावाट की इकाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर इंपॉर्टेंट से याद रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया किस वर्ष बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी अस्तित्व में आया, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, BSEH। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, ये देख रहे हैं ना HBSC, ये भिवानी बोर्ड जिसको बोलते हैं ना, ये उसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में ये HTET जो होता है ना, HTET बोलते हैं ना इसको, HTET, ये हरियाणा पात्रता परीक्षा जो होती है, ये जो है कंडक्ट कौन करवाता है, HBSC ही कराता है। ठीक है, HBSC कराता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और 1969 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1981 में इसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया था, 1981 में। ठीक है, 1981 में जो है इसको स्थानांतरित कहां कर दिया गया था, भिवानी के अंदर। ठीक है, ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, आपको पता भी होगी। ठीक है, चंडीगढ़ में 1969 में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की स्थापना की गई थी, जिसको 1981 में जो है शिफ्ट कर दिया गया था भिवानी के अंदर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया 1530 ईस्वी में मंदार राजपूत थे मोहन सिंह मंडार। इनकी सेना ने किसे जो है पराजित किया था, तो इनकी सेना ने जो है अली कुली हमदान को जो है पराजित किया था 1530 में। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो है टॉप 18 क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के लास्ट 5 ईयर जो है HSSC के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने ये सेशन कंप्लीट किया। आज जो है 15वां भाग जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा यही सजेशन है, लास्ट जितने 14 पार्ट्स आए ना, सीक्वेंस वाइज आप देखना स्टार्ट कीजिएगा। HSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं नहीं बोलूँगा, वैसे जो हमारी प्लेलिस्ट है स्पेसिफिकली जो डेडिकेटेड है वो हरियाणा पुलिस को डेडिकेटेड है, बट ये HSSC के सभी एग्जाम में काम आने वाली है, क्योंकि HSSC के द्वारा जो है सभी एग्जाम्स में हरियाणा जीके के जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से जो है बार बार HSSC जो है रिपीट करती रहती है। तो ये प्लेलिस्ट जो है आपको शुरुआत से लेके एंडिंग तक जरूर देखनी है, ताकि हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो सके। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बस इतना सा मेरे लिए मोटिवेशन के लिए आपको काम करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ना,
टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे जो पीडीएफ्स होते हैं ना टेलीग्राम के, वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।